Hello students. Now today we are starting with graphical presentation part 2. In the last lecture I had told you about graphical presentation in which we discussed the various types of graphs, scatter plot, line diagram or line chart and various types of bar diagrams we had discussed in the last class. To continue with it, today we will discuss about the pie chart, the frequency polygon, frequency curve and O-give. What is pie chart? Actually जब भी डेटा जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं या असतत प्रकार के होते हैं, when they are sometimes presented in the form of percentage and when different aspect of a variable are to be displayed, मतलब कि एक ही तरह के चर के अलग अलग पहलू हमें दिखाने होते हैं तो हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस तरह से पाई चार्ट होता है। अब यहाँ पर हम फेवरेट बेवरेजेस दिखा रहे हैं जैसे, तो उनको अगर हम अलग अलग लोगों की पसंद बताना चाहते हैं कि कौन चाय, टी, कॉफ़ी, कोला या वाटर या फिर और दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स, शिकंजी वगैरह वगैरह लेना चाहता है, तो वो सब उनकी चॉइसेस दिखाने के लिए हमने इस पाई चार्ट का इस्तेमाल किया है। For comparison, this is a beautiful display of data. A pie chart which is used to represent nominal data, or in other words classified in different categories, usually represents a distribution of categories. It is generally the most appropriate format for representing information grouped into a small number of categories. बहुत ज़्यादा तरीके भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रकार की कैटेगरीज़ भी नहीं होनी चाहिए, कुछ चुनिंदा अगर होंगी तो हम उसको इससे पाई चार्ट से दिखा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डेटा दैट हैव नो अदर वे ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड असाइड फ्रॉम अ टेबल। एक फ्रीक्वेंसी टेबल ही इसका आधार बन सकती है और उसके अनुसार ही हम पाई चार्ट का विन्यास प्रदर्शित कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमने चॉइस ऑफ बेवरेजेस देखी है लोगों की, उसमें 150 पीपल वी हैव टेकन इनटू स्टडी। द पीपल सर्वेड वर ऑल आस्क्ड व्हाट देयर फेवरेट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इज। दीज आर देयर रिस्पॉन्सेस। हाउ मैनी पीपल्स फेवरेट इज़ टी, मान लो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो है सब लोगों की चॉइस है, 150 लोगों की, जिसमें डार्क ब्लू कलर की टी पसंद करने वाले लोग हैं, रेड कलर वाले कॉफ़ी पसंद करते हैं, जहाँ ग्रीन शेड है उस एरिया में जितना आता है वो सारे लोग कोला पसंद करते हैं। देन वाटर बहुत ही स्मॉलर अमाउंट है पर्पल कलर का, और लाइट ब्लू कलर का फिरोज़ी रंग का जो है वो अदर बेवरेजेस यूज़ करते हैं या उनको पसंद आते हैं। अब इसमें हम किस तरह से मालूम करेंगे, मान लीजिए कि चाय पसंद करने वाले कौन से हैं इसमें से। टू वर्क दिस आउट, फर्स्ट यू नीड टू मेज़र द साइज ऑफ द टी सेक्शन विद अ प्रोट्रैक्टर विच इज़ 81.6 डिग्रीज़। अब एक प्रोट्रैक्टर या डी जिसे बोलते हैं, चांदा जिसको बोलते हैं, जिससे हम डिग्रीज़ देख सकते हैं, तो उसमें ये सर्कल की डिग्रीज़ होती हैं 360 डिग्रीज़, तो उसमें से हम देख लेंगे 81.6 डिग्रीज़ इसका माप आएगा ब्लू एरिया का, डार्क ब्लू वाले का, जो कि चाय पीने वालों का नंबर इसमें या उनका प्रपोर्शन बता रहा है। टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द population that the sector represents, divide the size of the sector by 360 and then multiply it by 100. अब हमें अगर पॉपुलेशन में से वो पार्ट 150 में से अगर हम वो पार्ट जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो कि चाय पसंद करते हैं, तो हम 81.6 जो है वो देखेंगे वो कितना पार्ट है 360 डिग्रीज़ का, क्योंकि सर्कल की पूरे की डिग्रीज़ 360 है, तो यानी 150 लोग बराबर 360 डिग्रीज़ है, तो 81.6 डिवाइडेड बाय 360, तो ये पार्ट आ गया कि हम कितना प्रपोर्शन है जो कि चाय पसंद करता है, तो ये आ गया 0.226। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि कितने % लोगों को चाय पसंद है, तो ये आ गया 22.7%।
जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हुज फेवरेट बेवरेज इज टी, मल्टीप्लाई 0.226 बाय 150। अब 150 में हम इसका को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फ्रैक्शन को 0.226, तो हमें मिल जाएंगे वो लोग जो कि चाय पसंद करते हैं। तो 0.226 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 334। दिस मीन्स दैट 34 persons selected tea as their favorite non-alcoholic beverage। इसी तरह हम दूसरे पार्ट्स का भी देख सकते हैं। तो हमने अभी तो ये डार्क ब्लू पार्ट जो टी पसंद करते हैं वो 34 लोग हैं 150 में से, और ये करीब करीब 22.7% भाग है पूरे सर्कल का। इससे ज़्यादा थोड़ा सा है कॉफ़ी का, उससे भी थोड़ा ज़्यादा है कोला का, वाटर का बहुत कम है, पानी बहुत कम लोग पसंद करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक लेने के बजाय। तो इस तरह से ये पाई चार्ट हमें एक नॉलेज देता है, बताता है कि किस तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स के अनुसार हम बता सकते हैं कि कौन से लोगों को क्या पसंद है या फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा क्या है। और ये आर्क जो है हर एक लेंथ का वो प्रोपोर्शनल है टू द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल 360 डिग्रीज़ का है, उससे प्रोपोर्शनेटली उतना ही पार्ट उनका है जितना कि उस प्रकार के लोग हमने प्रदर्शित करने चाहे हैं। तो ये इसको हमेशा कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम एंगल ले लें उस सेक्टर का, सेक्टर मतलब जो ये अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं उनका, फिर वैल्यूज़ कैटेगरी की ले लें, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कैटेगरीज ले लें और उनको 360 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें एंगल ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। या हमें एंगल अगर डी से पता कर लिया है तो हम उस एंगल को 360 से डिवाइड कर देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो परसेंटेज आ जाएगी जितने लोग वो पर्टिकुलर सेक्टर में दिखाए गए हैं, उस पर्टिकुलर कलर में दिखाए गए हैं, वो हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का इस्तेमाल कब होता है? जब भी कभी हम डेटा को प्रदर्शित करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं जितनी भी टेबल्स होती हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हैं, इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स उनको नाम दे सकते हैं, और वो सारी ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक फ़ायदा ये है कि इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के डेटा को हम डिस्प्ले कर सकते हैं वन एट अ टाइम, एक ही डायग्राम में। 2 or more groups, this is how can be compared in a single frequency polygon। एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने प्लॉट किया, एक ही एक्स और वाई एक्सिस पे हम 2-3 इस तरह के डेटा प्लॉट करके उनके आपस के कंपैरिजन को भी स्टडी कर सकते हैं। सो द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज़ अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करने वाला कर्व होता है। इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन we have to have, sometimes we can have the histogram as the base, जिसमें कि हमें हमेशा क्लासेस की मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। जो भी हमारे पास डेटा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक क्लास है मान लीजिए 10 से 20, तो उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो 10 + 20 मतलब बराबर 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो ये उस वर्ग का मध्य आ जाएगा, मिड वैल्यू आ जाएगी। उस मिड वैल्यू को हम y और x एक्सिस के बीच में प्लॉट करें। y में तो आवृत्ति है और x एक्सिस में वो मिड वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो 15 बराबर कितने फ्रीक्वेंसी के हुआ, जो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो उसके बराबर प्लॉट करके एक डॉट लगाएंगे। इस तरह के डॉट्स हर क्लास के लिए लगाते जाएंगे। So in a graph paper, the frequency of each class is plotted against the mid value of that class. Then these lines are then joined by straight lines. अब ये जितने भी डॉट्स हैं, यानी कि ये जो हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है, इसके टॉप पर जो मिड पॉइंट्स हैं उन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है, तो उससे भी हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते जाएंगे तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन को हम दोनों साइड पर एक्स एक्सिस पर मीटिंग पॉइंट इनका बना देते हैं, यानी कि द फर्स्ट पॉइंट इज़ जॉइंट टू द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। यानी कि लोअर लिमिट क्या होती है फर्स्ट क्लास की, अक्सर 0 मानी जाती है। अब यहाँ पे हम 10 मान रहे हैं तो 10 से हम
इसको ज्वाइन कर देंगे और उधर हम हाईएस्ट लिमिट इसकी क्या मान रहे हैं, मान लीजिए हमने मानी है लास्ट लिमिट, लास्ट क्लास की अपर लिमिट जो है वो 50 है, तो हम 50 से एक साइड ज्वाइन कर देंगे। एंड इन दिस ग्राफ यू विल सी दैट लास्ट लिमिट इसकी है 90, तो 90 पे ले जाके हम इसको टिका देंगे। तो इस तरह से ये क्लोज्ड ग्राफ हो जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके फ़ायदा यही है कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकता है, जबकि हमने अभी बताया था कि पाई चार्ट जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकता है। ये यहाँ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या सतत प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन करने में सक्षम होता है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये एक्स एक्सिस पे जब एंड कराते हैं हम इसको क्लोज्ड कर्व बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है। लेकिन इस ग्राफ में जैसे दिखाया गया है ये हमें क्लियर पिक्चर दे रहा है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है उनका है। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जो कहलाती है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है उसे हम स्मूथ कर्व भी कहते हैं। वाई स्मूथ? क्योंकि यहाँ हमने ये जो मिड वैल्यूज़ हैं इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं तो इन मिड वैल्यूज़ को हम स्मूथ लाइन से जोड़ते हैं, तो इसीलिए इसको हम स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व या सिंपली फ्रीक्वेंसी कर्व नाम देते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है ये भी इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी, पर क्यों किया जाता है? जबकि क्लासेस की संख्या होती है बहुत ज़्यादा और हर एक क्लास की जो विड्थ होती है, क्लास साइज़ जिसे कहेंगे, जैसे 10 से 20 तो क्लास साइज़ है 10 का, लेकिन अगर मान लीजिए 5 से 8 क्लास साइज़ सिर्फ 3 का है, तो अगर इस तरह से छोटी छोटी क्लासेस होती हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से अच्छा रहेगा कि हम फ्रीक्वेंसी कर्व बना दें। एक फ्री हैंड से हम सारे डॉट्स को ज्वाइन करते जाएं, तो नंबर ऑफ़ सैम्पल वैल्यूज़ इफ़ दे आर इंक्रीज्ड इंडेफिनेटली, बहुत ज़्यादा सैम्पल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, बहुत सारे हिस्टोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होगा फिर, तो हम क्या करेंगे कि हर एक क्लास के मिड वैल्यू लेके उसको फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करके और एक हाथ से स्मूथ कर्व बना देंगे, तो वो हमें आइडिया दे देगा कि किस तरह का वितरण है इस फ्रीक्वेंसी का, तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। इसलिए यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना पाएंगे। जब क्लासेस बड़ी बड़ी होती हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना आसान होता है क्योंकि उनके बीच में थोड़ी गैप है, गैप होने से स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हम टाइप है वो है ओगिव। ओगिव क्या होता है कि आवृत्ति होती है एक और एक संचयी आवृत्ति होती है। जब हम आवृत्तियों को जोड़ देते हैं, मान लीजिए हम कि एक क्लास की जो आवृत्ति है उसे नेक्स्ट क्लास की आवृत्ति के साथ में अगर हम जोड़ लें तो वो फिर संचयी आवृत्ति कहलाती है, संचित हो गई है या जुड़ गई, क्यूमुलेट हो गई है। सो द ओगिव इज constructed by plotting the upper class limit on x-axis and corresponding cumulative frequency or the y-axis, जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। इस टेबल में क्या है, x is the classes and f जो है बीच की जो कॉलम है वो दिखा रहा है फ्रीक्वेंसीज। अब हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसकी 11 है फिर 15 है, तो 11 में 15 जोड़े तो 26 आए, तो नेक्स्ट जो क्लास है 4 से 6 वाली उसका फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो संचयी आवृत्ति हुई वो हो गई 26। ऐसे 7 से 9 वाली क्लास में क्या होगा, फिर 26 में फिर हम 16 जोड़ देंगे तो ये हो गए 42। फिर नेक्स्ट में 20 है फ्रीक्वेंसी 10 से 12 की, उसमें फिर 20 जोड़े तो ये हो गए 62। इस तरह से जुड़ते जुड़ते हम लास्ट में देखेंगे 19 से 21 है क्लास, और क्लास के अंदर हम पिछली क्लास तक का जोड़ था 90 और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, तो हो गए 100। ये अल्टीमेटली 100 चूहों का डेटा हमारे पास, एल्बिनो रैट्स का, सफ़ेद चूहे जो होते हैं उनका डेटा है, तो वो 100 नंबर हैं टोटल जिनकी कि हम ये स्टडी एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किए हुए हैं। और इसी को फिर हम बाद में एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को हम अगेंस्ट द क्लासेस जब प्लॉट कर देते हैं तो ये हमारे पास एक ओगिव आ जाता है। सो ओगिव इज़ बेस्ट यूज्ड व्हेन द टोटल फ्रीक्वेंसी एट अ गिवन टाइम इज़ टू बी डिस्प्लेड।
अलग अलग समय के अंतराल पर क्या क्या टोटल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी स्टडी में, वो बताने के लिए ये बेस्ट तरीका है कि हम ओगिव बनाएं। ओगिव होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज एन ओगिव कैन बी लेस देन ओगिव, सेकेंड टाइप इज़ मोर देन ओगिव। ये जो लेस देन और मोर देन ओगिव्स होते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। इनको बनाने की विधि क्या होती है कि एक लेस देन टेबल बनानी पड़ती है या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाना पड़ता है और दूसरा मोर देन का भी बनाना पड़ता है, तभी हम ये वाले ग्राफ्स बना सकते हैं। तो लेस देन ओगिव में ग्राफ ऑफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन द अपर क्लास लिमिट। अब इसमें मान लीजिए अपर क्लास लिमिट है आपके पास 17 से लेके 19 तक, तो 19 जो होगा उससे कम, लेस देन 19, ऐसे करके हम पहली क्लास को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई मान लीजिए 8। नेक्स्ट क्लास है 19 से 22, तो 22 अपर क्लास लिमिट है, तो लेस देन 22 आ गया। सो इस तरह से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख दी जाती हैं। अब इनको लास्ट वाली जो है मान लीजिए वो है 40 से 43, तो हमने 43 लेस देन 43 लिखा। अब लेस देन 43 ये सारे सेट ऑफ डेटा को समाहित कर लेगा। 130 है जैसे हमारी टोटल ऑब्जर्वेशंस इसमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स, तो वो पूरे 130 लेस देन 43 ही हैं जो हमने स्टडी किए हैं। अब एक दूसरी टेबल बन सकती है, वो कहलाती है मोर देन टेबल। अब मोर देन टेबल में देखिए आप कॉलम है मोर देन 17। अब यहाँ लोअर क्लास लिमिट को से हम ज़्यादा देखेंगे, 17 से ज़्यादा तो पूरी ही है, पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो 17 से ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारा सेट शुरू ही 17 से हो रहा है। तो मोर देन 17 तो पूरे 130 हो गए। फिर मोर देन 20, तो अब इसकी जो वैल्यू थी इस वाली पर्टिकुलर क्लास पे मान लीजिए 4 थे, जैसे कि आप देख रहे हैं 126 से 130 के बीच में 4 हैं, तो यहाँ पर 126 हो गए। मोर देन 21, मोर देन 23 सॉरी, तो वो हो गए 119, फिर 107, 88, 62, 41, 23 और 8। तो इस तरह की मोर देन टेबल बन गई एज दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इस तरह की दो टेबल्स बनाने के बाद में हम इस तरह इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास लिमिट्स यूज़ करते हैं हम। इसमें जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है वो लेस देन वाला ग्राफ है और ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है वो मोर देन वाला ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ्स के सहायता से हम अब इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम मीडियन भी निकाल सकते हैं कि इनका जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं वहाँ से अगर एक लंबवत या परपेंडिकुलर डाला जाता है एक्स एक्सिस पे, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है वो उसका मीडियन या मध्यिका होता है। इससे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ओगिव एक तो हमें एक आइडिया दे रहा है, जैसे इसमें दिखा रखा है कि एक गेहूं की बाली में कितनी सारे दाने हैं गेहूं के, नंबर ऑफ़ ग्रेन्स पर स्पाइक, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे दिखा रखा है कि कितने पौधों में ये सिचुएशन पाई गई, यानी कि 17 दाने वाले पॉड्स कितने पौधों में थे, 33 दाने वाले किसमें थे, या 41 दाने वाले कितने पौधों में पॉड्स थे। तो वो हमने इन ग्राफ्स में प्रदर्शित कर रखा है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर पौधों के अंदर 17 दाने वाले पॉड्स भी हैं और एट अ टाइम, और ये हमें मीडियन कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। सो थैंक यू, दिस फिनिशेस द lecture.